नमस्कार, मैं अनूप सिंह और इस व्यंग बाण में आपको बताते हैं कि प्राचीन राष्ट्र में आए प्रकोप से क्या घटित हो रहा है। हुआ कुछ यूं कि सबसे प्राचीन देश के पिछड़ापुर गांव के बहुराहे वाली गुमटी पर पहली खेप की चाय उबलनी शुरू हो गई थी। गंवार दास अपने निश्चित समय पर गुमटी पर पधारे और राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए समाचार पत्र खोजने लगे। गुमटी के सामंत ने उनकी बेचैनी को बारीकी से बांचकर अपने खुद के मुंह को कष्ट देकर कहा, अरे अभी आया नहीं है अकबरवा भाई, काहे बौराए हैं। ये सुनकर गंवार दास को अपने देश की प्रथा का दास बोध हुआ, उस प्रथा का कि जिसमें कोई भी काम उस समय पर होना अपराध है जिस समय पर उसे होना चाहिए। अपने बोधत्व को प्राप्त करने के बाद वो टेंशन मुक्त हुए कि जब भगवान बकायदा समय को रोककर खुद ही आकर बता गए हैं कि तुम सबको परिणाम की टेंशन नहीं लेनी है, उसे हम लेंगे वत्स, तुम केवल काम की टेंशन लो। गंवार दास को उनका दास बोध बार बार कह रहा था कि इस समय तुम्हारा काम है प्रतीक्षा करना, अतः गंवार दास उसे ही करने लगे। अब तक गांव के महत्वपूर्ण उद्योगपति और सेवक लोग भी प्रातः की अनिवार्य चाय पीने के लिए एकत्र होने लगे। कुछ समय खर्च होने पर सूचना क्रांति का दस्तावेज लिए अखबार वाला पधारा। सबके अंदर की ज्ञान पिपाशा को पर लग गए, चेहरे प्रफुल्लित होकर दैदीप्यमान हो गए। गुमटी के दोनों बेंचों पर बैठे लोगों में अखबार चीथड़ों की तरह बट गया। कोई क्रीड़ा पृष्ठ तो कोई मनोरंजन का पृष्ठ लेकर अपनी ज्ञान पिपाशा को शांत करने लगा, जैसे किसी भोज में बहुत इंतजार के बाद खीर आ गई हो। लेकिन गहरे चिंतक लोग राष्ट्रीय खबरों के पृष्ठ पर कब्जा करने में नहीं चूके। इन गहरे चिंतकों में गंवार दास भी थे। अखबार में खबर थी कि ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और ऋषियों ने अपनी लेटेस्ट रिसर्च में बताया है कि यह प्रकोप अभी और बढ़ेगा। आगे की खबर में विस्तार से लिखा था कि प्रकोप के प्रभाव से युवाओं का मन अपने काम में नहीं लग रहा, वो काम से विमुख होकर भाग रहे हैं, जिससे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व ठेकेदार संगठन यानी वीटीएस ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। इस खबर को सभी से अवगत कराते ही सब ने अपने हिस्से की राय देना शुरू कर दिया। राय देना इस प्राचीन राष्ट्र के अनगिनत अनिर्धारित मौलिक कर्तव्यों में से एक प्रमुख मौलिक कर्तव्य है। वहीं पर बैठे एक फसल के उद्योगपति ने चाय की चुस्की सुड़कते हुए कहा कि आज का जमाना बदल गया है, क्या करें। एक हमारा जमाना था कि ठंड कितना भी हो जाए, चाहे बर्फ का पाथर गिरने लगे, हम काम नहीं छोड़ते थे। उनके ही युग में पैदा हुए एक दूसरे फसल के उद्योगपति ने कहा, अरे हमरे जमाना में तक कामे नहीं करना होता था। अरे भैया, पहले सब उद्योगपति हुआ करते थे, इस ससुरा फिर बीच में क्रांति आ गया, तब से सबको उद्योगपति बनना ही नहीं है, नौकर बनना चाहते हैं ससुरे। सबकी चर्चा को सुनते हुए भी गंवार दास चाय को ग्रहण करने का कर्म नहीं भूले। तब तक गुमटी के सामंत ने इशारे से सूचित किया कि गांव के बुद्धि पिचास भी आ रहे हैं। उन्हें देख गंवार दास थोड़ा मुस्काए। गंवार दास और बुद्धि पिचास प्राचीन देश के दो प्रमुख विचारधाराओं की समितियों को अलग अलग सपोर्ट करते हैं। गंवार दास सीधी समिति को और बुद्धि पिचास उल्टी समिति को। इस समय चूंकि राजमहल में राजा ने सीधी समिति के लोगों को ज्यादा तवज्जो देकर मंत्री परिषद में उनकी संख्या बढ़ा दी है, इससे उल्टी समिति को सपोर्ट करने वाले बुद्धि पिचास जरा उखड़े उखड़े से रहते हैं और राजमहल से पारित होने वाले सभी आदेशों को देश के हित में सिद्ध करने की जिम्मेदारी गंवार दास पर रहती है। और गंवार दास चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कभी कभी उलूल जुलूल प्रश्नों पर हिंसक रूप भी अपना लेते हैं।
यहां यह ध्यान कराना भी उचित है कि राजा का नाम प्रजा प्रताप है। ठंड के प्रकोप से काम छोड़कर भागने वाले युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से बुद्धिपिचास को भी अवगत कराया गया, लेकिन उनकी हमेशा की तरह ही प्रतिक्रिया आई कि ये तो मुझे पता ही था। आगे बुद्धिपिचास ने कहा, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है, ये तो होना ही था। चाय का कुल्हड़ हाथ में पकड़ते हुए बुद्धिपिचास ने गंवार दास को इशारे के कटघरे में घेरते हुए कहा, जब से राजा ने सीधी समिति के लोगों की संख्या राज दरबार में बढ़ा दी है, तब से इस देश में कोई न कोई प्रकोप आता ही जा रहा है। इतने में गुमटी के सामंत ने पूरक प्रश्न पूछा, अब ठंड के प्रकोप में सीधी समिति वालों का का हाथ हो सकत है बुद्धिपिचास बाबू? बुद्धिपिचास ने तपाक से उत्तर दिया, यही तो भ्रम है जिसमें आप लोगों को भरमाया गया है और आप लोग देश की भक्ति के नाम पर चकराए हुए हैं। आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि ठंड के प्रकोप से ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा? सब उनकी तरफ उत्तर की अपेक्षा से देख रहे थे। उनकी बड़ी आंखें मानो पूछ रही हों, अरे बताइए न किसको हुआ भाई, घुमा काहे रहे हैं? बुद्धिपिचास ने चाय की चुस्की को लेते हुए स्वयं को आवश्यकता से अधिक शिक्षित होने की मुद्रा बनाई और बहुत ठह कर कहा, रजाई और कंबल के व्यापारी को। ये सुनकर सबके कान खड़े होने ही वाले थे, लेकिन कुछ सोचकर बैठे रह गए। ये कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं था कि कान को खड़ा हो सकने बराबर की उत्तेजना बढ़ पाती। तीसरे फसल के उद्योगपति ने उनके खुलासे को हल्का मानते हुए कहा, अरे ससुर, हमको लगा कौन फायदा ले लिहिस। अरे अब रजाई का व्यापारी कामो धंधा न करे, वो रजाई बनाएगा नहीं तो हम सब ओढ़ेंगे का हो? इस पर बुद्धिपिचास ने कहा, नहीं तो आप लोगों को क्या लगता है कि अचानक से ठंड का प्रकोप ऐसे ही बढ़ गया बिना किसी योजनाबद्ध साजिश के? तभी बुद्धिपिचास की उल्टी समिति से खार खाए बैठे एक सेवक ने तंज कसते हुए कहा, अरे इनको तो हर काम में साजिशें नजर आता है। मतलब हर काम देश में जो हो रहा है सब साजिशें के तहत हो रहा है। आगे सेवक ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, जब उल्टी समिति वालन की दरबार में संख्या ज्यादा रही तो ये लोग आंदोलन करवाए दे रहे थे कि फैक्ट्री का व्यापारी बहुत मुनाफा लूट रहा है, चलो फैक्ट्री बंद करवा देते हैं। उस असुर फैक्ट्री भी बंद हो गया और हम सेवक लोगों का कामों छूट गया। अगर ये गांव न होता तो हम लोग भूखे मर जाते। अब वो इनकी आदत छूटी नहीं। अब इनको लग रहा है कि रजाई का व्यापारी रुपया कमाने के चक्कर में ठंडी बढ़वा दिया है। अरे साजिशें करने से ठंडी बढ़ जाएगा तब भगवान काहे के लिए हैं भाई? भगवान अपने काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे रजाई के व्यापारी हो या उल्टी सीधी समिति वाले। भगवान के काम में हेर फेर करोगे तो उठा के पटकेंगे और फाट जाओगे। बुद्धिपिचास को अपना निर्बल होना दिखाई पड़ा तो उन्होंने आखिरी ब्रह्मास्त्र उसूलों का फेंकना चाहा और गंभीर मुद्रा में कहा, अरे सब राम राज के नाम पर सीधी समिति वाले अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बस इतना कहना था कि तुलसीदास की आत्मा बहुराहे से गुजरी और वर्तमान पर बोलते हुए भी कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, ठंड तो होके रहेगी तो रहा व्यर्थ ही रोए। ये सुनकर अब तक चुप बैठे गंवार दास बोल पड़े, अरे बुद्धिपिचास, काहे इतना प्रलाप कर रहे हैं भाई? ठंड के प्रकोप में हमारी सीधी समिति वालों का कोनो हाथ नहीं है और हम चाह कर भी नहीं करवा सकते ठंड का प्रकोप। बुद्धिपिचास को सब कुछ सहन है, लेकिन किसी गंवार के तर्क या उसकी बात पर चुप रहना सहन नहीं है। आखिर वो देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे। वो बोले,
अरे आज सभी कवि दरबारी हो गए हैं, कोई सीधा और कड़वा सच बोलने वाला कवि है नहीं। नहीं तो सीधी समिति वालों का भ्रम जाल तो हम उखाड़ फेंकते। तब तक बहुराहे से कबीर दास की आत्मा भी गुजरी और गाते हुए कि कंबल चादर जोर के बिस्तर लई सजाए, ता में ही सब सुख है काम पे काहे जाए। अब तक सभी लोग चाय का रसपान कर चुके थे और फसल की फैक्ट्री की तरफ जाने को अंगड़ाई लेने लगे थे। इधर बुद्धि पिचास की बात में कोई तर्क नजर नहीं आया कि बात के चटखारे भी लिए जाएं। लेकिन बुद्धि पिचास लगे रहे गंवार दास की सीधी समिति को भ्रष्ट और व्यापारियों के साथ मिला हुआ सिद्ध करने में। तभी गंवार दास के दूरभाष की घंटी बजी और दूसरी तरफ से उन्हें सूचना मिली कि उनकी गाय की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, जाइए और वैद्य जी को लेकर आइए। सूचना समाप्त हुई और इधर बुद्धि पिचास अब तक तर्क से कुतर्क तक की यात्रा पूरी कर चुके थे। गंवार दास ने अपना गमछा सिर पर बांधा और समाचार पत्र को गुमटी के सामंत को देने को आगे बढ़े ही थे कि बुद्धि पिचास ने खुद को बहस में जीता हुआ घोषित कर दिया कि बहस से भागना ही पराजय स्वीकार कर लेना है। उनका इतना कहना था कि गंवार दास के पुरुषत्व को चुनौती मिल गई। गंवार दास ने झटके से मुड़े और बुद्धि पिचास का गिरेबान दबोच कर अपनी गुस्से वाली आंखों को उनकी डरी सहमी आंखों में डालकर अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों में संबोधित करते हुए बोले कि ठंड के प्रकोप का विलाप बंद कर दो, नहीं तो दंड का प्रकोप झेलना पड़ जाएगा। बुद्धि पिचास को समझ आ गया कि बुद्धि का काम समाधान निकालने में ही करना चाहिए, समस्या खड़ी करने में नहीं तो जीवन पर ही संकट आ सकता है। और उनकी बुद्धि उन्हें कह रही थी कि इस समय का समाधान है, यहां से तुरंत निकल लेना। नमस्कार।